नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। पिछले लेक्चर में हमने गाउस का नियम पढ़ा। गाउस के नियम से संबंधित सभी तथ्यों को पढ़ा और निर्गत विद्युत फ्लक्स को समझने के लिए कुछ न्यूमेरिकल किए। अब हम गाउस के नियम की एप्लीकेशन यानी गाउस के नियम के अनुप्रयोग करेंगे, जो हर मायने में इंपॉर्टेंट है। अगर आप एकेडमिक में हैं तो इन एप्लीकेशन में से या इन अनुप्रयोग में से एक अनुप्रयोग आपको पेपर में मिलेगा, और अगर आप कंपटीशन से तो भी ये चीजें इंपॉर्टेंट है ना। तो पहली एप्लीकेशन 1 है ना। पहली एप्लीकेशन लेते हैं अपन अनंत लंबाई के आवेशित तार। आवेशित तार को आप रेखीय आवेश भी कह सकते हैं, है ना, के कारण विद्युत क्षेत्र। तो सब मोटिव साफ लिख दिया गया है कि अनंत लंबाई का आवेशित तार है, यानी रेखीय आवेश है, उसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। पहला अनुप्रयोग है, थोड़ा मैं डिटेल में भी ले जाऊंगा आपको, ताकि बाद के अनुप्रयोग में मुझे भी समय न लगे और आपको भी समझने में दिक्कत नहीं हो। इसलिए पहले अनुप्रयोग को अपन थोड़ा सा स्लो लेंगे और उसको डेप्थ में लेंगे, है ना। फिर दूसरे अनुप्रयोग आपके उतनी तकलीफ नहीं देंगे। क्लियर। ये सब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने से पहले हमें आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी होगी, है ना। वैसे मैं अभी आपको समझा दूंगा। तो पहला पार्ट अपन इसमें बनाते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा, है ना। दो पार्ट में लेंगे इसको, मैं भी आपको सारी बात समझा दूंगा ना। विद्युत क्षेत्र की दिशा, क्लियर सर। तो पहली बात हम करेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक। अब देखो, विद्युत क्षेत्र की दिशा में केवल आपको चित्र बनाना है, उसमें थ्योरी वगैरह नहीं लिखनी है, क्योंकि आप जो चित्र बनाएंगे उसको देख के ये समझ में आ जाएगा कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं, है ना। तो सब अब बारी बारी से एक एक चीज को मैं थोड़ा सा उसको स्लो कर देता हूं। ये सब अनंत लंबाई का तार है, ये अनंत लंबाई का तार, रेखीय आवेश। आवेशित दिखाने के लिए अपन ऐसा भी कर सकते हैं, ये प्लस 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 दिखा दें, क्लियर सर। मोटिव फिक्स कर दें, यह आपका उद्देश्य फिक्स कर दिया कि तार के सम्मुख r दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है सर। अब सब कुछ बातें हैं। तार क्या है? अनंत लंबाई का। जब कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु अनंत विस्तार में हो तो उससे आप आवेश नहीं दे सकते। जैसे मान लीजिए अनंत लंबाई को आपने क्यों आवेश दिया, तो एकांक लंबाई में आवेश कितना हुआ? क्यू अपॉन अनंत, यानी आवेश एकांक लंबाई में 0 हो जाएगा। अगर एकांक लंबाई में आवेश 0 है तो मतलब तार आवेशित ही नहीं है, और तार आवेशित ही नहीं है तो फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना क्यों? भाई विद्युत क्षेत्र तो आवेशित निकाय का गुणधर्म है ना। तो इसका मतलब ये तो आप समझ गए होंगे कि आप इसे आवेश न दें, बल्कि आप इस निकाय को आवेशित मान लें कि ये निकाय आवेशित है। आप इस निकाय को आवेशित मान लें तो उसका तरीका आपको सिखा रखा है। मान लीजिए तार की इकाई लंबाई में आवेश लैम्डा कूलम प्रति मीटर है,
मैंने आपसे कहा था जब रेखीय आवेश घनत्व तो पढ़ाया था, तो मैंने आपसे यही कहा था कि गाउस के नियम के लिए तैयारियां चालू हैं। तो मैंने साहब कह दिया, माना रेखीय आवेश घनत्व यानी तार की इकाई लंबाई में आवेश लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। ऐसा कह देने से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली बात, तार आवेशित है। दूसरी बात, तार समान रूप से आवेशित है, क्योंकि आप रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा और आयतन आवेश घनत्व रो का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जबकि वस्तु समान रूप से आवेशित हो। क्यों? क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व ये हमने सतत आवेश वितरण में पढ़ा है, और उस समय ये बात स्पष्ट कर दी गई थी कि इन भौतिक राशियों का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जबकि वस्तु समान रूप से आवेशित हो। तो सब एकांक लंबाई में कितना आवेश है वो लैम्डा बता दिया है ना, और लैम्डा लिख दिया यानी रेखीय आवेश घनत्व बोल दिया, तो इसका मतलब तार समान रूप से आवेशित है। चलो सब, ये पहला काम आपने कर दिया कि वास्तव में तार क्या है, आवेशित है। ये छोटी छोटी चीजें पर क्रम में मैं सिखा रहा हूं। अब क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, अभी हम विद्युत क्षेत्र की वैल्यू ज्ञात करने नहीं जा रहे, मान ज्ञात नहीं कर रहे, अभी केवल दिशा पे चर्चा हो रही है ना। विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए बिंदु O से समान दूरी पर समान लंबाई के अल्पांश ले लें। ये साहब इनकी लंबाई मान लीजिए dl है। सिमेट्री इसलिए रख रहे हो आप क्योंकि आप कैलकुलेशन करने नहीं जा रहे, बल्कि आप इस समय दिशा दिखाने जा रहे हैं। तो जब हमें दिशा ही दिखानी है तो कैलकुलेटिव पार्ट को आप बर्डन मत बनाओ या कैलकुलेटिव पार्ट को बीच में मत लाओ, बल्कि उसमें सिमेट्री ले लो। तभी तो मैंने बिंदु O से समान दूरी पर समान लंबाई dl के दो अल्पांश ले ली, O से दूरी, तो मैं सिमेट्री दिखा रहा हूं कि कहीं कैलकुलेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़े। इकाई लंबाई में आवेश यानी रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, तो dl लंबाई में आवेश कितना होगा, इकाई लंबाई में आवेश लैम्डा, तो dl लंबाई में आवेश लैम्डा इंटू dl। मतलब ये और ये दोनों अल्पांश आवेशित हैं, ऐसा अपन ने जाहिर कर दिया, ऐसा अपन ने लिख दिया लैम्डा dl लिखकर। अब दूसरी बात, हर चीज को सीखते रहो आप, है ना, सीखने वाली चीजें। दूसरी बात यह है कि किसी भी बड़े विस्तार पर अगर आप छोटे पीस लेते हो, ये जैसे मैंने छोटा पीस, हालांकि सतह की तरह दिखा दिया, आप सतह की तरह ना देखें इसको, लंबाई की तरह। किसी भी विस्तार पर आप छोटा अल्पांश लेते हो तो वह सदैव बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करेगा। तो आप इसे किसकी तरह ट्रीट करेंगे, बिंदु आवेश की तरह ट्रीट करेंगे। समझ में आ गई बात, है ना। इसलिए अपन विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए समान दूरी पर समान लंबाई के दो अल्पांश ले रहे हैं। क्लियर सब। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको कहां देखनी है, बिंदु P पर। जहां भी विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी हो, आपसे कह रखा है वहां पर आपको +1 या Q0 रखना चाहिए या रखना पड़ेगा। अब देखो सब, इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी समान ही होगी क्योंकि दोनों अल्पांश O से समान दूरी पर स्थित है। तो साहब विद्युत क्षेत्र भी आप ऊपर वाले अल्पांश यानी अल्पांश A और अल्पांश B, ऊपर वाले अल्पांश A द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, नीचे अल्पांश वाले अल्पांश B द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र अलग अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि सभी चीजें आवेश समान, बिंदु P की दूरी समान है ना। तो स्वाभाविक है बिंदु P पर इन अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी समान होगा। लेकिन दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा की देखो, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है,
पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो जिधर बल वही दिशा विद्युत क्षेत्र की होती है। इसी प्रकार ये अल्पांश भी क्या है, पॉजिटिव है। यहां भी आपने क्या रखा है, +1, प्लस प्लस को रिपल करेगा, इसलिए इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रतिकर्षण बल की दिशा में, यानी जिधर बल उधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा। मान समान होने चाहिए क्योंकि सभी चीजें समान है दोनों के लिए। तो सब समान दूरी पर लिए गए अल्पांशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तो समान है, लेकिन दिशा भिन्न है। दिशा भिन्न है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र के लिए ऊपर वाले D और नीचे वाले D का घटक लेते हैं, एक तो क्षैतिज और एक वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर, ये दो घटक लेते हैं। ठीक है, अब ये कोण अगर अपन थीटा अज्यूम करें तो डेफिनेटली ये कोण भी थीटा होगा क्योंकि दोनों में समानता है। डी का क्षैतिज घटक डी cos थीटा और डी का ऊर्ध्व घटक डी sin थीटा। इसी प्रकार नीचे वाले डी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही डी cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट वही डी sin थीटा। अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट को देखें, वर्टिकल कंपोनेंट में डी sin थीटा और डी sin थीटा दोनों इक्वल एंड अपोजिट यानी बराबर लेकिन विपरीत दिशा में हैं। इन दोनों का परिणामी शून्य होगा, लेकिन जो क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है डी cos थीटा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, इनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, यानी ये परिणामी विद्युत क्षेत्र को दर्शाएंगे। इस समय अपन ने ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा तार के तल के लंबवत प्राप्त की। तो आपको यह चित्र बना देना है, आपको ऊपर वाली पहली लाइन में लिख देना है, माना तार की इकाई लंबाई में आवेश अर्थात रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलम प्रति मीटर है। क्लियर साहब? एक लाइन ऊपर लिखेंगे, फिर आप ये चित्र बनाएंगे। चित्र में ये सब कुछ लिखना नहीं है आपको, आप अल्पांश लेंगे, अल्पांश पर आवेश दिखा देंगे। क्लियर? और आप ये विद्युत क्षेत्र दिखा देंगे, घटक ले देंगे। घटक जब आप लेंगे तो दिख रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट बराबर लेकिन विपरीत दिशा के कारण निरस्त है, तो अपने आप समझ में आता है क्षैतिज घटक जुड़ेंगे यानी ये परिणामी को दर्शाएंगे। इसका मतलब आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र सदैव तार के तल के लंबवत होता है। ये तो होगी साहब दिशा की बात। अब मैं आपको समझा देता हूं, ये बुक्स में दिशा का फैक्टर कभी आ जाता है और कभी हटा दिया जाता है। जब 3-4 साल पहले ये हटा दिया गया था, आपको डायरेक्ट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी थी, तो मैं आपको समझा देता हूं। आवेशित तार है ये सब, जैसे समान रूप से आवेशित तार, यहां भी तार ही फैले हुए हैं पर कोई आइसोलेट मिल नहीं रहा मुझे, इसको समझ लीजिए। अब ये समान रूप से आवेशित है, ये तार जब समान रूप से आवेशित है तो अब इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र अपन को दिखाना है, दर्शाना है। विद्युत क्षेत्र दर्शाएंगे अपन बल रेखाओं से, और बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, तो विद्युत बल रेखाएं सदैव तार के तल के लंबवत होनी चाहिए, तभी वो एक दूसरे को नहीं काटेंगी। यही रिजल्ट यहां आ रहा है कि सब समान रूप से आवेशित तार या रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव तार के तल के लंबवत होती है। लंबवत का मतलब एक दिशा में नहीं, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां। जैसे आपने बोतल को साफ करने वाला ब्रश देखा होगा, बोतल को साफ करने वाले ब्रश में ब्रिसल होते हैं छोटे छोटे, जैसे धागे के दो या तंतु के दो, तो ब्रिसल होते हैं छोटे छोटे जिनसे अपन बोतल साफ करते हैं। बस आप वह बोतल साफ करने वाला ब्रश देख रहे हैं तो आप समझ जाए ब्रश में जो वो प्लास्टिक या फाइबर है वह विद्युत क्षेत्र की दिशा है यहाँ के लिए, वो सभी संभव दिशा में, पर होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ?
सदैव तार के तल के लंबवत। ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र सभी जगह पर वो होगा तार के तल के लंबवत। तो ये सब पहला काम दिशा का। अगर मान लो अपन इस क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को 4 मार्क्स में डिवाइड करते हैं तो इसका आपको मिलेगा हाफ मार्क्स। इसका कोई बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। तो इसमें आपको, अगर मान लो आपका टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि साहब आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र सदैव तार के तल के लंबवत। लेकिन ठीक है, अगर आपको परफेक्ट मार्क्स चाहिए तो आप कंप्लीट चित्र को एक फ्रीक्वेंटली बना दो, भले लिखो मत, बस आप डायरेक्ट लिख दो नीचे कि चित्र से स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र सदैव तार के तल के लंबवत होता है। क्लियर सर? ये तो हो गया पहला पार्ट जो हमें अब ज्यादा अंक नहीं दे रहा है। अब आते हैं मेन पार्ट पे, विद्युत क्षेत्र की दिशा तो कर ही लिया अपन ने, अब गणना है ना सर। तो सब अब सेकंड पार्ट में बात करता हूं मैं, विद्युत क्षेत्र की गणना। विद्युत क्षेत्र की गणना अब कैलकुलेशन करते हैं। ये पार्ट 2.5 से 3 नंबर का रहेगा। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2.5 से 3 नंबर का पार्ट, यानी अधिक वेटेज वाला पार्ट है ये। एकेडमिक की बात कर रहा हूं, है ना, और कंपटीशन में तो अपनी जगह जो है यही, पर मैं एकेडमिक की भी साथ में बात कर रहा हूं। ठीक है ना? अब सब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हो, उसको मैं शॉर्ट में विद्युत क्षेत्र लिखता हूं। तो सब पहले वापस तार बना दें, है ना। मैं बड़ा और स्पष्ट चित्र बनाना चाहूंगा ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। ये बना कुछ और चाहता था मैं, बीच में थोड़ा टूटे टूटे भाग आए और वो पूरा ही स्लिप होता है ना इस पे बोर्ड पे, तो इसमें स्ट्रेट लाइन खींचना बड़ा थोड़ा कठिन सा पड़ता है। ये सब आवेशित तार है जो पहले ही हम बता चुके हैं, जता चुके हैं, इस पर हमने लिख भी दिया है ना। हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी पहले फिक्स कर रखा है, सब पहले से फिक्स है। यहां तक का चित्र तो आपने देख ही लिया जो अपन ने फिक्स कर ही दिया। अब आपको बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अब सब कैलकुलेटिव पोर्शन है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? स्वाभाविक है, हम गाउस की एप्लीकेशन कर रहे हैं तो गाउस के नियम का उपयोग करेंगे। क्लियर सर? गाउस के नियम से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए बंद काल्पनिक पृष्ठ यानी गाउसी पृष्ठ बनाना अनिवार्य है, वरना गाउस का नियम एप्लीकेबल नहीं। बच्चों ये चित्र जितने अच्छे बनाओगे आप, अगर आप एकेडमिक में दे रहे हो तो आपको नंबर उतने अच्छे मिले। यहाँ पे चित्र का वेटेज, इसलिए मैं भी बड़ा कंफर्ट होकर बना रहा हूँ, है ना। अब देखो, गाउसी पृष्ठ की 3 विशेषताएं मैंने बताई थी कि गाउसी पृष्ठ ऐसी बनावे जिस पर विद्युत क्षेत्र एक समान हो। दूसरी बात, ऑब्जर्वेशन पॉइंट उस पृष्ठ पर उपस्थित होना चाहिए। तीसरी को भले आप भूल जाओ, मैंने आपसे कहा था पृष्ठ से बल रेखाएं लंबवत या समांतर यानी 0 डिग्री पर होनी चाहिए। तीसरी बात को छोड़ो, यह आवेशित समान रूप से आवेशित तार है। बिंदु P आपका यहां भी हो सकता है R दूरी पर, बिंदु P आपका R दूरी पर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अब R दूरी तो कहीं भी ले सकते हो अपन, आवेशित तार है तो ये R दूरी कहीं भी ली जा सकती है, यानी बिंदु P कहीं भी लेने की आपके पास स्वतंत्रता है। अब हमें गाउसी पृष्ठ बनानी है। गाउसी पृष्ठ इस तार से समान दूरी पर बना दे। जो पृष्ठ इस तार से समान दूरी पर होगी, स्वाभाविक है उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक समान होगा ही। अलग विद्युत क्षेत्र तो ऐसा तो कोई कारण पॉसिबल ही नहीं, है ना। क्यों होगा साहब? क्योंकि मैं जो पृष्ठ ले रहा हूं वो इससे समान दूरी पर ले रहा हूं। समान दूरी पर जो इफेक्ट यहां है वही इफेक्ट यहां होना चाहिए, वही यहां होना चाहिए और वही यहां होना चाहिए। तो सब पहली बात तो क्लियर होगी कि सब पृष्ठ तार से समान दूरी पर लें पृष्ठ।
तो इसका मतलब पृष्ठ तो सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार होगी, क्योंकि समान दूरी पर अगर आप पृष्ठ कह रहे हो तो बेलन ही बनेगा फिर, है ना। ये समान दूरी पर जो बना आप पृष्ठ का अज्यूमशन कर रहे हो तो वो चीज क्या बनेगी, बेलन ही बनेगी। पहली बात पूरी होगी। अब सेकेंड, ये बिंदु P जिसको अपन प्रेक्षण बिंदु कह रहे हैं, ये बिंदु P कहां होना चाहिए, उस पृष्ठ पर होना चाहिए। ये बिंदु P उस पृष्ठ पर होना चाहिए। तो बेलन कितनी त्रिज्या का बना है, बेलन बना दो R त्रिज्या का। जब R त्रिज्या का बेलन आप बना दोगे तो स्वाभाविक है कि R त्रिज्या का बेलन बनाएंगे तो बिंदु P कहां आ जाएगा, उस पृष्ठ पर आ जाएगा। तो साहब ये मैं गाउसीय पृष्ठ बना रहा हूं, काल्पनिक पृष्ठ है, डॉट डॉट में बना दो ज्यादा ठीक रहेगा। अगर नहीं भी बनाते आप डॉट डॉट में तो कोई प्रॉब्लम ऐसा खास नहीं, वो सब अंडरस्टैंडिंग में जाता है ना। थोड़ा सा मैंने बताया ना आपको चित्र महत्व रखता है, इससे चित्र बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। चित्र का महत्व सब नंबर हैं इन चीजों के। अगर चित्र साइंस वाले बच्चे अच्छे नहीं बनाएंगे तो फिर चित्र कौन बनाएगा, है ना। तो सब ये हमने R त्रिज्या की बेलनाकार पृष्ठ बना दी जो आपको दिख रही होगी बोर्ड पे। लेकिन अब बंद पृष्ठ कहां बनी, आपने तो ये बना दी, गाउस कहते हैं तो खुला बेलन है। स्वाभाविक के बंद बनाने के लिए इसके ऊपर भी वृत्ताकार ढक्कन रखना पड़ेगा और नीचे भी वृत्ताकार ढक्कन रखना पड़ेगा। ऊपर वृत्ताकार ढक्कन लगाओगे, नीचे वृत्ताकार ढक्कन लगाओगे, तब जाके बेलन बंद होगा। तो सब बंद करने के लिए ऊपर भी ढक्कन लगा दो और नीचे भी ढक्कन लगा दो, है ना। ढक्कन लगाते ही अब आपको बेलन की लंबाई मेंशन करनी पड़ेगी। क्यों, बेलन तो अनंत लंबाई का नहीं हो सकता, हो तो गाउसी पृष्ठ है, तो बेलन की लंबाई तो अनंत नहीं हो सकती। तो आपने जैसे ढक्कन लगाया, ढक्कन लगाते ही आप स्वाभाविक रूप से बेलन की लंबाई को मेंशन करेंगे। जब तक आप ढक्कन नहीं लगा रहे थे तब तक तो बेलन एंडलेस है, अंत ही नहीं था, क्योंकि ऊपर का ढक्कन नहीं है, नीचे का ढक्कन नहीं, पर ढक्कन लगा दिया, अब बेलन को अनंत कैसे कह सकते हो आप, है ना। तो सब मान लीजिए ये जो आपने बेलनाकार पृष्ठ बनाई, इसकी त्रिज्या तो स्मॉल r है, वो तो आपको दिख ही गई हो, और इसकी लंबाई स्मॉल l है। तो सब बच्चे यहां पर यही एक आनंद वाली बात है कि जैसे आपने कह दिया कि बेलन की लंबाई स्मॉल l है, इकाई लंबाई में आवेश कितना है, लैम्डा है। तो बताइए इकाई लंबाई में आवेश लैम्डा, तो L लंबाई में आवेश कितना होगा, लैम्डा है। तो साहब बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, बंद बेलनाकार पृष्ठ के अंदर आवेश, अब आपको पता पड़ गया, है ना। अगर ढक्कन नहीं लगाते तो पता नहीं पड़ता, कितना लिख दें, लैम्डा L। यहां पर आप पहली सफलता प्राप्त करते हो। ढक्कन लगाते आपको पता पड़ जाता है कि बेलन एक निश्चित लंबाई का है। अपन ने गाउस के नियम में लिखा भी है या बताया भी है महत्वपूर्ण तथ्य में, जो आवेश बंद पृष्ठ के बाहर रह जाता है उसका बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं माना जाएगा। वास्तव में आवेश तो अनंत था, लेकिन बंद पृष्ठ तो कितने लंबाई की है, ओनली स्मॉल l लंबाई की। तो गाउस का नियम तो केवल क्या मांगेगा, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश ही मांगेगा। उसको तो केवल किससे मतलब है, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश से। अब अनंत से उसको मतलब नहीं है, क्योंकि गाउस के नियम में साफ महत्वपूर्ण तथ्यों में आपको समझाया गया है कि जो आवेश बंद पृष्ठ से बाहर रह जाता है उसका बंद पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स में किसी प्रकार का योगदान नहीं माना जाएगा।
तो बाकी का कोई योगदान नहीं है, नीचे अनंत है ऊपर अनंत है, होने तो उससे क्या मतलब। चलो साहब, ये पहला काम हो गया। गाउस के नियम की रिक्वायरमेंट है, गाउस का नियम मांगता है कि बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, वो मांगता है, तो वो अपने को प्रोवाइड करना था, वो अपन ने प्रोवाइड कर दिया, दिखा दिया, दर्शा दिया। अब साहब बेलन जो बना कितने पृष्ठ से मिलकर बना, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3। बेलनाकार पृष्ठ 3 सतहों से मिलकर बनती है ना। सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, यानी 2 वृत्ताकार पृष्ठ और एक बेलनाकार पृष्ठ। इन 3 पृष्ठों से मिलकर बेलन बनता है। ठीक है ना, पहला काम हो गया काम। अब आ जाओ साहब बंद, या पेन चेंज कर लूं क्योंकि पास में उसी कलर में मैंने ऑलरेडी कुछ लिख रखा है, तो अपन यहां दूसरा कलर ले लेते हैं, है ना। यहां बंद बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स। अब गाउस को चाहिए कि ये जो बंद बेलनाकार पृष्ठ है इससे निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना है। अपन सब फुलफिलमेंट करेंगे पहले गाउस के नियम का, फिर गाउस का नियम उठाएंगे। अभी सारी तैयारी कर रहे हैं उस नियम को उठाने की, है ना। तो सब फाई यहां ऐसे लिख देता हूं, ये बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स E डॉट ds है ना। बाद में भले मैं इसको क्या लिख दूंगा, फाई लिख दूंगा, है ना। अभी मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। अब देखो बंद पृष्ठ कितनी सरफेस से मिलकर बनी, वृत्ताकार सरफेस S1, दूसरी वृत्ताकार सरफेस यानी वृत्ताकार सतह S2, और तीसरी बेलनाकार सतह S3। तो S1 से निर्गत विद्युत फ्लक्स EDS cos थीटा, S2 से निर्गत विद्युत फ्लक्स EDS cos थीटा, और S3 से निर्गत विद्युत फ्लक्स EDS cos थीटा। ये तीनों, ये ओपन है, ये ओपन है और ये ओपन है, ये तीनों खुली पृष्ठ हैं। लेकिन इन तीनों को मिला दें, ये खुली पृष्ठ, ये खुली पृष्ठ, ये खुली पृष्ठ, और इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाएगी, बंद पृष्ठ। तो ऊपर और नीचे का फर्क समझिए, ये ओपन सरफेस, ये ओपन सरफेस, वो ओपन सरफेस, और तीनों का जोड़ क्या हो गया, बंद पृष्ठ, है ना। तो सब इस पे सर्किल लगेगा, इन पे किसी पे भी सर्किल आप नहीं लगा सकते हैं, और किसी पे सर्किल नहीं लगेगा। ये सर्किल लेस रहेंगे, ये तीनों पे सर्किल नहीं है, ये सब तीनों खुली हैं, ये खुली ओपन ओपन ओपन, और इन तीनों को मिला दिया जाए तो ये बन गई बंद पृष्ठ, है ना। मैं आपको दिखा रहा हूं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये सब चीजें आपको समझाने के लिए लिखी जा रही हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये आप वहां एग्जाम में मत लिख के आना इस तरह से, है ना। बस ये आपको समझाने के बतौर लिखा गया है, ठीक है ना। ये सब तीनों पृष्ठ से। अब प्रश्न नंबर S1 से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना करो, S2 से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना करो, और S3 से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना करके इस समीकरण 2 में रख दो। क्लियर साहब। 2 में रखने के बाद फिर गाउस का नियम लगाएंगे। अब देखो अपने को गाउस के नियम में ये फैसिलिटी की कुछ रटना ही नहीं है, यही मैं इसको इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। न काल्पनिक पृष्ठ बनाते समय कुछ रटना है, न इनको लिखते समय कुछ रटना है, उस समझाने की कोशिश कर। देखो सर, S1 मतलब वृत्ताकार पृष्ठ, इसको S1 बोल रहे हैं अपन। चलो, S2 मतलब वृत्ताकार पृष्ठ, ये दिखा रही हूं। S3 यानी बेलनाकार पृष्ठ।
अब S1 पे क्या मांग रहा है? E और DS के बीच कोण। तो S1 पर अल्पांश लो, ये ले लिया साहब अल्पांश, छोटा सा टुकड़ा। S2 पर भी क्या मांग रहा है? E और DS के बीच का कोण, यहां भी अल्पांश लो। ये ध्यान रखें, ये अल्पांश इधर भी ले सकते हैं, यो नहीं कि उधर ही लो, इधर भी लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। S3 में भी क्या मांग रहा है? E और DS के बीच कोण, तो यहां भी एक छोटा सा अल्पांश लो। क्लियर? तीनों जगह आपने अल्पांश ले लिया है ना। अब देखो, क्षेत्रफल की दिशा सदैव तल के लंबवत, ये देखो DS, जो आपको पहले से बताई जा चुकी है। क्षेत्रफल की दिशा सदैव तल के लंबवत, क्षेत्रफल की दिशा सदैव तल के लंबवत, ये सब आपको जब गाउस का नियम पढ़ा रहे थे तब समझा दिया गया है कि साहब सरफेस को हम सदिश राशि के रूप में उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन फिर ध्यान रखें कि उसकी दिशा सदैव पृष्ठ के तल के लंबवत होगी। क्लियर? ये तो होगी, दिशा मांग रहा थीटा चाहिए। अब ये बताओ, तो ई के लिए तो आपने पिछला चित्र बनाया है ना। पिछले चित्र में क्या था साहब? विद्युत क्षेत्र तार के कारण सदैव तार के तल के लंबवत होता है। तो सब अब आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखानी है। विद्युत क्षेत्र सदैव तार के तल के लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र सदैव तार के तल के लंबवत होता है। ये तो पहले किया ना आपने काम, ये काम तो अपन ने शुरुआत में ही किया। विद्युत क्षेत्र सदैव तार के तल के लंबवत होता है। अब E और DS के बीच का कोण, S1 के लिए, सरफेस S1 के लिए E और DS के बीच का कोण 90 डिग्री, सरफेस S2 के लिए E और DS के बीच का कोण 90 डिग्री, और सरफेस S3 के लिए E और DS समांतर हैं, यानी एक ही दिशा में है ना। तो सब यहां पर सिंपल छोटी सी व्याख्या कर दो। कैसे? वृत्ताकार पृष्ठ कौन कौन सी है? S1 व S2 के लिए। कमेंट अपने को ऐसे करना पड़ेगा एकेडमिक में। S1 और S2 के लिए देखो सब, थीटा बराबर 90 डिग्री, बिकॉज इन दोनों पे E परपेंडिकुलर क्या है? DS। तो वृत्ताकार पृष्ठ, ये S1 और S2 दोनों पे एक साथ टिप्पणी कर दी कि इनमें थीटा बराबर 90 है, यानी E और DS परपेंडिकुलर है। अब कौन सी सरफेस बची? अब बची बेलनाकार। S1 और S2 की तो टिप्पणी कर चुके हो आप वृत्ताकार की। अब बेलनाकार पृष्ठ S3 के लिए है ना। मैं आपको यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप सरफेस S1, सरफेस S2 यानी S1, S2, S3 लिखें। आप चाहे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सरफेस का नाम पता होना, जिसे मैं लिख रहा हूं ना यहाँ पे वृत्ताकार या लिख रहा हूं बेलनाकार, नाम से मतलब है। आप सिंबल तो कुछ भी दे दो। आप S1, S2, S3 की जगह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी लिख सकते हो। इसको फर्स्ट लिख दो, इसको सेकंड लिख दो, इसको थर्ड लिख दो, वो आपकी इच्छा है ना। अब बेलनाकार पृष्ठ S3 के लिए, तो बेलनाकार पृष्ठ आपने बनाई क्यों थी? पहला कारण बताओ। आपको पता था कि बेलनाकार पृष्ठ तार से समान दूरी पर है, इससे उस पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान होगा। तो बेलनाकार पृष्ठ बनाने का कारण था कि उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नियत है। तथा अब आ जाओ चित्र में कोण बताओ। तथा E और DS पैरेलल हैं, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री है। ठीक है ना। तो E और DS पैरेलल हैं, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री है। ठीक है। अब आप ये वैल्यूज किस में पुट कर दें? समीकरण 2 में। तो बाई इक्वेशन 2, अब ये सभी वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दें, है ना, इक्वेशन 2 में।
अब मैं फाइव लिख देता हूं, ये इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, मेरे पास स्पेस कम है ना, तो इक्वेशन 2 में लिखो 5, ठीक है, 5 बराबर। अब आ जाओ सरफेस S1 की बात करो। S1 पे थीटा बराबर 90, यहां रखोगे आप कोस 90 0, ये वाला पार्ट 0 हो गया। अब आ जाओ सरफेस S2 पे, वही थीटा बराबर 90, यहां रखोगे कोस 90 0, ठीक है ना। तो ये दो पोर्शन तो हो गए 0। अब आ जाओ तीसरे वाले पार्ट पर। तीसरे वाले पार्ट कौन सा है? बेलनाकार, S3 है ना। S3 में ई नियत है, तो समाकलन से ई को तो बाहर निकालो सबसे पहले जब नियत है तो, S3, ठीक है। अब थीटा बराबर 0 डिग्री है, कोस 0 1, तो अंदर रह गया ओनली ds, यानी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स E इनटू, अब यहां देखो यहां क्या लिखना है। मैंने आपसे कहा और मैं आपको बार बार चेता रहा हूं, गाउस का नियम बहुत सरल चीज है, बहुत सरल, बस उसके सिंबॉलिक वर्जन को समझो आप, वो सिंबल में क्या कहता है। अब देखो ये खुद कह रहा है, इधर मेरे को जगह संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब समाकलन, बेलनाकार, S3 का मतलब क्या है? बेलनाकार, है ना। तो संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब ये बेलनाकार पृष्ठ r त्रिज्या की है, l लंबाई की है, तो बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हुआ? 2 पाई RL, ये सब समीकरण 3। अब हम सभी तैयारियां कर चुके हैं, अब जाके हम गाउस का नियम लगाएंगे। तो एक कुछ चीजें समझने की है, जैसा हम देखते हैं कि साहब वो डायरेक्ट गाउस का नियम अपन स्टार्टिंग में लगा देंगे और सब वैल्यूज पुट कर दें, नहीं, एक सिस्टम है। गाउस की पहले रिक्वायरमेंट करो आप पूरी। गाउस मांगता है बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश मांगता है, पहले वो निकालो, है ना। फिर गाउस का नियम मांगता है बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, वो निकालो, ये निकाल लिया अपन ने समीकरण 3 में। अब जाके गाउस का नियम लगाओगे ना आप, तो कहने का मतलब एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर आपको चलना रहता है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना होता है ना। तो सब अब आ जाइए, अब लगा देते हैं अपन। अतः गाउस के नियम से, ठीक है ना, गाउस का नियम बता दो, फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है ना। धुंधला हो सकता है कलर आपको आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा ना, मैं इसको व्हाइट में ले लेता हूं। फाई का मान आपने इक्वेशन 3 से निकाल रखा है, समेशन क्यू आई का मान आपने इक्वेशन 1 में निकाल रखा है, तो सब बाय इक्वेशन 1 एंड 3 पुट कर दो सब। फाई की वैल्यू आपने कितनी निकाली? E इंटू 2 पाई RL, समेशन क्यू आई आपने लिखा है लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0। मैं आपको एपिसोड में दिखा भी देता हूं, ये देखो आपने, ये तो फाई की वैल्यू E इंटू 2 पाई RL, और ये समेशन क्यू आई लैम्डा है ना सर, तो ये अपन ने पहले से निकाल ही रखी है, यही वैल्यू पुट कर दी अपन ने, ठीक है। अब L कैंसिल बाय L, तो सब E इज इक्वल टू, ये हो गया सब 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन R। ये सब आवेशित या अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण प्रेक्षण बिंदु पर, यानी R दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्लियर साहब। तो ये सब निकल जाती है। अब यहाँ पे इसका सरलीकरण की प्रक्रिया चलाओ। सरलीकरण की प्रक्रिया में मतलब यह है कि जैसे मैं इसको याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं। जब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगा
तो इस 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये बन जाएगा 2 into 2 यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को अपन के लिख सकते हैं, है ना। तो मैं इसको लिख दूं के। अब ये 2 है तो ये रहा ऊपर वाला 2, ये वाला 2 के लैम्डा अपॉन आर। एक्चुअली याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी प्रिपरेशन किए मेरी तरफ से, तो आप 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 याद रखो, लैम्डा अपॉन आर, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन 2 के लैम्डा अपॉन आर ये बेटर है। आप वेक्टर फॉर्म दिखाना चाहते हो, वेक्टर फॉर्म दिखाइए, आप दिखाना भी चाहिए, उसका रीजन है क्योंकि हमने दिशा का एक पूरा चित्र बना रखा है तो दिखाना चाहिए। तो हम लिख दें 2 के लैम्डा अपॉन आर और डायरेक्शन दिखा दो ईटा के, क्योंकि डायरेक्शन हमारी निकाली हुई है तो दिखाने में कोई एतराज ही नहीं है। देखो हमने सबसे पहला चित्र किसका बनाया था, दिशा का ही बनाया था, तो दिशा का जब चित्र बनाया है तो ठीक है इसका यूज करो। तो मैंने लास्ट में जो लिखा ये, इसमें मैंने आपको ये दिशा भी लिखनी चाहिए। अब थोड़ा सा कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखना। पहली बात तो मैं देखो एडवाइज करूंगा कि याद तो यही होना चाहिए, है ना। मैं ऐसा एडवाइज नहीं करूंगा कि अभी तो माध्यम क्या है, अज्यूम करके चल रहे हो निर्वात। वास्तव में हमेशा माध्यम निर्वात हो ये जरूरी तो नहीं है। अगर माध्यम निर्वात नहीं होता तो आप क्या लिखते हैं, E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन लैम्डा अपॉन आर लिखते हैं। के तो लिख ही नहीं सकते थे ना, क्योंकि के लिखने का मतलब तो फिर ये हो गया कि मान आपने फिक्स कर दिया 9 × 10 की पावर 9, और ये तो तभी हो सकता है यार ये किसका मान है, इसका मान है। तो सब के ठीक है, के अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां इतना एकेडमिक में गौर नहीं करता कोई भी। लेकिन अगर नीट IIT की या जेई की बात कर रहे हो आप, तो वहां तो बहुत लफड़ा पड़ सकता है। इससे अगर अपन कंपटीशन पर्पज से चल रहे हैं तो देखो फिर फॉर्मूला तो यही इस फॉर्म में याद रखना ज्यादा बेहतर है ना। अगर वैक्यूम होगा तो फिर अपने आप क्या कर दोगे, अपने आप एप्सिलॉन 0 लिख दोगे, फिर तो आप 2 के लैम्डा अपॉन आर का इस्तेमाल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो सब है ना। तो ये तो जो मैंने आपको बताई कि कहीं न कहीं धोखा हो सकता है 2 के लैम्डा में, उस धोखे को बताने का या उसको उजागर करने। अब यहां देखें सर, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये कहता है कि साहब जैसे जैसे आप आवेशित तार से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र के मान में कमी होती जाएगी, तेजी से कमी नहीं होगी, क्योंकि ये इज प्रोपोर्शनल टू 1/r है। ये इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर नहीं है ना। मैं आपको दिखाता हूं, इसका ग्राफ से समझ में आ जाएगा आपको, है ना। इसके कंपटीशन अन्य पर्पज से 2 ग्राफ पॉसिबल है। एक तो ये ग्राफ दिया जा सकता है और कहीं ना कहीं इस ग्राफ की भी चर्चा हो सकती है, वो आपको देखते रहना है कब किसकी चर्चा होती है। यार और ई के बीच में इस तरह से हो, E is proportional to 1/r। देखो आप 1/r स्क्वायर और 1/r में अंतर हो। जैसे मान लो ये बनाता हूं मैं, ये तो आपने देख लिया है ना। अगर मैं मिटा दूंगा इसको, आता हूं, अगर 1/r स्क्वायर है तो फिर ग्राफ ऐसे बनेगा, मिलेगा तो नहीं। ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये किसको इंडिकेट करता है, 1/r स्क्वायर को। यानी r बढ़ने से ई में तेजी से कमी होती है, तो अपने को इस समय ऐसा दिखाना ही नहीं है, तो अपन इसको अवॉइड करें नीचे वाले को, है ना। अपने को जो ग्राफ दर्शाना है वो ये है। अगर E वर्सेस 1/r में, तो 1/r जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे E बढ़ेगा, तो ये भी ग्राफ वही है। बट ये किसके मध्य है, थोड़ा सा इस समझना। ये चीजें कंपटीशन पर्पज में जब आप रहोगे तो
तो इन चीजों को तो आपको समझना ही पड़ेगा, इनको थोड़ा गौर भी करना पड़ेगा, इन पे फोकस भी होना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखें, R बराबर अनंत तो E बराबर 0, यानी इस आवेशित तार का प्रभाव अनंत तक है ना। ये आवेशित तार अनंत तक विद्युत क्षेत्र रखता है ना, प्रभावशील है। तो ये सब कंप्लीट पूरे सिस्टमेटिकल तरीके से आपको आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राधि, जिसमें मैं आपको जल्दी में तुरंत समझा देता हूं। पहला काम होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा का, इसमें ये चीजें नहीं लिखनी आपको, मैंने उस समय समझा दी थी। बस चित्र बनाइए, चित्र बनाकर घटक दिखाइए, घटक दिखाकर आप फाइनली दिशा को फोकस कर दीजिए, चाहे तो एक लाइन लिख दीजिए, समान रूप से आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र सदैव तार के तल के लंबवत होता है। सेकंड काम, जैसे मान लो अंक भी दिखाता जाऊं मैं, तो अंक वाइज अगर 4 नंबर हैं तो अंक वाइज ये हाफ मार्क्स का है ना, क्लियर। ये नंबर तो नहीं लिखूं जाए, फिर कोई और कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। तो अंक वाइज ये जो काम है ये हाफ मार्क्स का है। ये जो मध्य का काम है इसको आप 2.5 नंबर दें, है ना, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है। इन कामों में आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, आप जितना बोर्ड पे देख रहे हो बस इतनी है, जैसे लिमिटेड थ्योरी, बंद बेलनाकार पृष्ठ के अंदर आवेश, ये मैंने आपको समझाई थी कि जैसे आपने बेलन को बंद किया, बंद करते आपको लेंथ बतानी पड़ जाएगी, और जैसे आप लेंथ बताएंगे तो आवेश का पता लग जाएगा। तो हमने एल लंबाई यानी दोनों ढक्कन लगाए, तो तार अंदर कितना मान लिया, एल लंबाई का, इकाई लंबाई में आवेश लैम्डा, तो एल लंबाई में आवेश लैम्डा है। तो ये हमें ढक्कन लगाते ही पता पड़ गया। फिर बंद बेलनाकार पृष्ठ के अंत से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, ये हमने दिखाई दिया आपको। अपन से ये 3 पार्ट में ई और डीएस के बीच का कोण मांगता है, सिंपल सा, वो अपन अल्पांश ले ले सब जगह, आप यहाँ की जगह यहाँ भी ले सकते थे अल्पांश, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये जैसे आप वैल्यूज पुट करते हैं, ये आपसे सिंबल खुद ही बोल रहा है कौन सी पृष्ठ का क्षेत्रफल, S3 का क्षेत्रफल। S3 किसको कह रहे हैं अपन, बेलनाकार को कह रहे हैं। फिर लास्ट में सब अपन ने ये दिखा दिया और ये ग्राफ बना दिया, है ना। तो ये पूरा कंटेंट है ना, और पूरा सिस्टम है इस तरह। अब आप वापस मैं आपको याद दिलाता रहूंगा। सबसे पहले जो विद्युत क्षेत्र अपन ने कैलकुलेट किया था बिंदु आवेश के कारण, तो बिंदु आवेश के कारण Q/R², है ना। इसके बाद अपन ने द्विध्रुव के कारण अक्ष पर, मैंने आपसे कहा भी था एक टेबल सी बना लो आप, और निरक्ष पर, है ना, अक्ष पर 2kp/r³ और निरक्ष पर kp/r³, ठीक है। इसके बाद आज अपन ने अनंत लंबाई वाले रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का कर दिया, ये सब आ गया 2k λ/r, ठीक है। अब क्योंकि इस तार वाले से संबंधित एक न्यूमेरिकल है ना, और इसी से रिलेटेड एक तो विशेष न्यूमेरिकल है जो इंपॉर्टेंट होता है, एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल है। तो 2 पार्ट, 2 चीजें हैं, वो फिर अगले पार्ट में अपने को एक्सटेंड करनी पड़ेगी, जिसमें एक तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, फिर उसमें कोई दूसरी एप्लीकेशन अपन एडजस्ट कर देंगे, है ना, जो छोटी होगी, है ना। हालांकि कोई ऐसी एप्लीकेशन छोटी तो नहीं है, लेकिन अब इसके अंदर तो फिलहाल कुछ एडजस्ट करना पॉसिबल नहीं होगा, है ना। चाहे तो अपन एक न्यूमेरिकल इसके अंदर एडजस्ट करने की सोच सकते हैं, है ना। हालांकि देखो न्यूमेरिकल में देख लेता हूं, अगर छोटा सा है तो एडजस्ट कर देता हूं, है ना, अदरवाइज अपन को अगले उसमें ही एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो सब न्यूमेरिकल मिल जाता है ना। ये न्यूमेरिकल सिंपल सा ये कह रहा है 5 सेंटीमीटर दूर आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र का मान 5 × 10⁻³ है। ये बुक का एनसीईआरटी है ना। 5 सेंटीमीटर दूर, तो R बराबर 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 × 10⁻² मीटर दूर।
आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र 5 × 10⁻³ विद्युत क्षेत्र 5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम है। तो रेखीय आवेश घनत्व का मान बताओ, यानी लैम्डा पूछ रहा है सिंपली, तो ये फॉर्मूला है इससे, है ना। अब देख लो, ई दे दिया, आर दे दिया, लैम्डा चाहिए तो सब उसी से लिख देता हूं मैं। लैम्डा बराबर क्या लिखेंगे, ई × r/2k। फॉर्मूला आपके सामने लिख ही रखा था मैंने, इसी से हाथ ले लिया, यानी लैम्डा = ई का मान 5 × 10⁻³ r का मान 5 सेंटीमीटर दूर बिंदु है तो 5 × 10⁻², 2k बोले तो 9 × 10⁻9, है ना। जब अपने को कोई मीडियम नहीं देगा तो अपन उसको निर्वाती समझते हैं, उसमें कोई अजीब बात नहीं, पहले से कर रहे हैं अपन। संख्या 25/18, ठीक है। अब आ जाओ सब, ये -5 है, ये है ना, ये पावर ऊपर जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगी, है ना। ये तो -5 तो दिख ही रहा है आपको, और ये ऊपर जाएगा तो ये भी -9 और -5 तो माइनस का 14, ठीक है ना। यानी 1, ये आपका बचा 7, 70, 18 × 54, 70 × 54 16, 160। अब आप देख लो, जो भी 6 बार समथिंग जो भी है, 10⁻14 और कूलाम प्रति मीटर, क्योंकि ये लैम्डा है तो लैम्डा की वैल्यू तो सब 1.36 × 10⁻14 कूलाम प्रति मीटर। सिंपल सा डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ना। फिर कुछ जो विशेष न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट में एडजस्ट करेंगे। आज बस इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट है। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।